विंध्याचल की अनंत पर्वत श्रृंखलाओं के बीच एक घाटी थी जिसे नंदनवन कहा जाता था। यहाँ के पेड़ इतने ऊंचे थे कि सूर्य की किरणें जमीन तक पहुंचने के लिए संघर्ष करती थीं। इसी जंगल में दो सियार भाई रहते थे, नीलू और गोलू। नीलू बड़ा था, शरीर से भारी और स्वभाव से परम आलसी। वो अक्सर कहता, जीवन एक उत्सव है और उत्सव मनाते हुए थकना नहीं चाहिए। उसका उत्सव का अर्थ था 24 घंटे गुफा के ठंडे फर्श पर लेटे रहना। एक सुबह का दृश्य। सूरज की सुनहरी किरणें गुफा के भीतर झांक रही थीं। गोलू अपनी पूंछ हिलाते हुए बाहर जाने की तैयारी कर रहा था। बड़े भाई उठिए, आज हवा में नमी है। नदी किनारे ताजे कछुए और गिरे हुए जामुन बहुतायत में मिलेंगे। चलिए, थोड़ा व्यायाम भी हो जाएगा और भोजन भी। गोलू, तू अभी बच्चा है, तुझे दौड़ने भागने में आनंद आता है, पर मेरी उम्र देख, मेरे अनुभवों को समझ। शरीर को जितना कष्ट दोगे वो उतना ही जल्दी बूढ़ा होगा। जा, मेरे हिस्से का भी कुछ ले आना। आज मेरा मन कुछ शाही खाने का है। भाई, अनुभव काम करने से आता है, लेटने से नहीं। कल अगर मैं बीमार पड़ गया तो आप पानी के लिए भी तरस जाएंगे। आत्मनिर्भरता ही असली शक्ति है। जब तक तू है मुझे अकाल का डर नहीं। तू मेरा हाथ है, मेरी आंख है। अब जा भी, मुझे एक अच्छी नींद पूरी करने दे। गोलू भारी मन से निकल जाता। वो दिन भर पसीना बहाता, चतुर खरगोशों का पीछा करता और शाम को थक हार कर जब लौटता तो नीलू केवल ये पूछता, आज खाने में क्या विशेष लाए हो? नीलू ने धीरे धीरे शिकार करना तो दूर, खुद के लिए पानी पीना भी छोड़ दिया था। समय कभी एक जैसा नहीं रहता। नंदनवन, जो कभी हरियाली की चादर ओढ़े रहता था, अचानक एक भीषण सूखे की चपेट में आ गया। आसमान से आग बरसने लगी। नदियां नालों में बदल गईं और नाले धूल की पगडंडियों में। जंगल के बड़े शिकारी, शेर और चीते भी अब दूर दराज के इलाकों में जाने लगे थे। भाई, अब रुकना मौत को गले लगाना है। पानी खत्म हो चुका है। हमें उत्तर की पहाड़ियों को पार करना होगा। वहां एक गुप्त झील है जो कभी नहीं सूखती। उत्तर की पहाड़ियां? वहां चढ़ने में मेरे प्राण निकल जाएंगे। नहीं गोलू, मैं यहीं ठीक हूं। शायद कल बारिश हो जाए। ये उम्मीद नहीं, मूर्खता है। मैं जा रहा हूँ रास्ता देखने। अगर मुझे पानी मिला तो मैं संकेत करूंगा। गोलू निकल पड़ा, लेकिन नियति का खेल निराला था। जैसे ही वो पहाड़ियों के उस पार पहुंचा, अचानक मौसम ने करवट ली। जिस बारिश का इंतजार महीनों से था, वो प्रलय बनकर आई। बादलों के फटने से पहाड़ियों के बीच का रास्ता मलबे और पानी से भर गया। गोलू दूसरी तरफ फंस गया। नीलू की गुफा में। पहला दिन नीलू ने सोने में बिताया। दूसरे दिन पेट में मरोड़ उठने लगी। तीसरे दिन उसकी आंखें धंस गईं। गोलू कहाँ रह गया? क्या उसने मुझे छोड़ दिया? नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकता। पर मैं क्या करूं? बाहर कीचड़ है। मुझे तो ये भी नहीं पता कि इस मौसम में कौन से कंदमूल खाने योग्य होते हैं। वो गुफा से बाहर रेंगते हुए निकला। उसने एक चूहे को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसके शरीर में इतनी फुर्ती ही नहीं थी। चूहा उसे चिढ़ाते हुए बिल में घुस गया। काश मैंने आलस न किया होता। आज अगर मेरे पास शिकार का कौशल होता तो मैं इस कीचड़ में भी अपना पेट भर लेता। आलस ने मुझे जिंदा लाश बना दिया। चौथे दिन जब बारिश रुकी और गोलू पत्थरों को हटाकर वापस पहुंचा, तो नीलू मरणासन्न अवस्था में था। गोलू ने उसे सहारा दिया और अपनी मेहनत से बचाए हुए कुछ सूखे मांस के टुकड़े खिलाए। नीलू की आंखों में आंसू थे। भाई, आज से मैं बदल जाऊंगा। अब से नीलू सियार कभी खाली नहीं बैठेगा। चपलू बंदर और विनाशकारी अफवाह। नंदनवन अभी अकाल से उबरा ही था कि एक नया संकट मंडराने लगा। ये संकट किसी शत्रु का नहीं, बल्कि गलत सूचना का था।
जंगल के राजा विक्रम शेर एक दूरदर्शी शासक थे। एक शाम वे अपने सेनापति भीमचीता और चतुर मंत्री बुद्धिमान लोमड़ी के साथ मंत्रणा कर रहे थे। भीम, पड़ोसी वन का राजा काला सिंह अपनी सीमाएं बढ़ा रहा है। वो हमारे 12 सिंहों के झुंड को डराकर अपने इलाके में खींच रहा है। हमें अपनी दक्षिणी सीमा पर चौकसी बढ़ानी होगी और जरूरत पड़ी तो उसे कड़ा संदेश देना होगा। तभी ऊपर के पेड़ पर बैठा चपलू बंदर, जो अपनी गप्पों के लिए मशहूर था, आधी नींद में जाग गया। उसने केवल कुछ शब्द सुने, काला सिंह, सीमा, 12 सिंगा और कड़ा संदेश। चपलू का दिमाग बिजली की तरह दौड़ा, लेकिन गलत दिशा में। वो तुरंत वहां से कूदा और जंगल के अरे ओ जंगल के निवासियों, भागो, अपनी जान बचाओ। काला सिंह ने अपनी विशाल सेना के साथ नंदनवन पर धावा बोल दिया है। उसने हजारों 12 सिंहों को मार डाला है और अब वो हमारे राजा विक्रम के महल की ओर बढ़ रहा है। क्या? पर राजा ने हमें बताया क्यों नहीं? राजा खुद डरे हुए हैं। वे तो भागने की योजना बना रहे हैं। मैंने खुद उन्हें भीमचीता से कहते सुना कि अब हमें कोई नहीं बचा सकता। ये खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। किसी ने भी ये नहीं सोचा कि चपलू की बात में कितनी सच्चाई है। देखते ही देखते पूरे जंगल का माहौल बदल गया। पक्षियों ने अपने घोंसले और अंडे छोड़ दिए और ऊंचे आसमान में उड़ गए। हाथियों का झुंड घबराहट में इधर उधर दौड़ने लगा, जिससे कई छोटे पेड़ और झाड़ियां नष्ट हो गईं। बंदरों ने खाना पीना छोड़ दिया और पेड़ों की सबसे ऊंची टहनियों पर जाकर छिप गए। जब राजा विक्रम अगली सुबह उठे तो उन्हें जंगल में अजीब सा सन्नाटा महसूस हुआ। कोई चहचहाहट नहीं, कोई हलचल नहीं। भीम, ये क्या माजरा है? जंगल इतना शांत क्यों है? क्या सभी जानवर अभी तक सो रहे हैं? महाराज, मुझे लगता है कोई अनहोनी हुई है। मैंने सुबह कुछ जानवरों को सीमा की ओर भागते देखा। वे डरे हुए थे। राजा ने बुद्धिमान लोमड़ी को सच का पता लगाने भेजा। लोमड़ी जब जंगली छोर पर पहुंची तो उसने देखा कि सैकड़ों जानवर एक गुफा के बाहर जमा हैं और रो रहे हैं। तुम सब यहाँ क्यों जमा हो और ये डर कैसा? लोमड़ी बहन, हमें पता चला है कि काला सिंह की सेना ने हमें चारों तरफ से घेर लिया है। चपलू ने सब देखा है। राजा विक्रम हमें छोड़कर भाग गए हैं। मूर्खो, राजा कहीं नहीं गए। वे तो अभी दरबार में तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। ये सब उस चपलू बंदर की उपज है। लोमड़ी सभी जानवरों को लेकर दरबार में पहुंची। राजा विक्रम सिंहासन पर बैठे थे। चपलू को पकड़ कर लाया गया। वो डर के मारे थर थर कांप रहा था। चपलू, तुम्हारी एक झूठ ने पूरे जंगल की शांति छीन ली। क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारी इस अफवाह के कारण कितने पक्षियों के घोंसले टूटे, कितने हिरणों के बच्चे भगदड़ में बिछड़ गए? महाराज, मुझे लगा कि मैं सबकी मदद कर रहा हूं। मैंने तो बस वही कहा जो मुझे लगा। यही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। सुनना, समझना और कहना, इन तीनों के बीच में सत्य की जांच का एक पुल होता है, जिसे तुमने तोड़ दिया। बिना प्रमाण के किसी भी बात को फैलाना अपराध है। राजा ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया। उन्होंने नीलू सियार को बुलाया, जो अब आलस छोड़ चुका था। नीलू, तुम और गोलू अब से सूचना इकाई के प्रमुख होंगे। कोई भी जानवर अगर कोई खबर सुनेगा तो पहले वो तुम्हारे पास आएगा। तुम उसकी जांच करोगे और फिर वो खबर मुझ तक पहुंचेगी। नीलू ने गर्व से अपना सिर झुकाया। उसने अपनी आत्मनिर्भरता और मेहनत का फल पा लिया था। चपलू बंदर को सजा दी गई कि वो अगले 2 महीनों तक उन सभी जानवरों की मदद करेगा जिनके घर भगदड़ में उजड़ गए थे। उसे अब बातें कम और काम ज्यादा करने की सीख मिल चुकी थी। इस घटना के बाद नंदनवन की एकता और भी मजबूत हो गई। जानवरों ने सीखा कि आलस्य विनाश की जड़ है। नीलू की तरह खुद को सक्षम बनाना अनिवार्य है। अफवाहों से बचे। किसी भी सूचना को तब तक न फैलाएं जब तक उसका ठोस आधार न हो। संगठन में शक्ति है। जब राजा और प्रजा के बीच संवाद स्पष्ट होता है तो कोई भी काला सिंह
उस जंगल का बाल भी बांका नहीं कर सकता। नीलू और गोलू अब कंधे से कंधा मिलाकर शिकार करते और जंगल की सुरक्षा करते। नंदनवन फिर से खुशहाल हो गया, जहां अब गप्पों की नहीं बल्कि पराक्रम और सत्य की गूंज थी। सीख: परिश्रम और सत्य सुखी जीवन के दो स्तंभ है। एक झूठ पूरे समाज की नींव हिला सकता है, इसलिए सदैव सतर्क रहें। दोस्तों, आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी और इस कहानी से क्या सीख मिला? कमेंट करके जरूर बताएं।